गुड आफ्टरनून 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अभी हम लोग यूनिट नंबर 9 दैट मीन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। और आज की इस क्लास में इस पार्ट के अंदर हम लोग बर्नर थ्योरी और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जो यूज़ होते हैं अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बर्नर थ्योरी पर डिस्कशन किया था, जिसमें देखा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी टू टाइप की बैलेंसीज होती हैं। इसके अलावा बर्नर के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स में उसका ज्योमेट्री कैसे डिसाइड की जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इन सब पर डिस्कशन किया था। लिगेंड का डेफिनेशन क्या होता है। आज की क्लास हमें स्टार्ट करनी है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ए डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। We know that the salts are classified in two subcategories. First one is the double salt and second one is the complex salt. So देखिए, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें तो देखेंगे क्या है इसमें कि बोथ आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो। दैट मीन एक फिक्स रेशियो में दो या उससे अधिक स्टेबल कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से ये बनते हैं, डबल सॉल्ट भी और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डबल सॉल्ट्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इनटू द आयंस ऑफ इंडिविजुअल पेरेंट कंपाउंड्स। मतलब जो डबल सॉल्ट हैं वो कंप्लीटली अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में क्या होते हैं, जो पेरेंट्स कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट्स आयंस हैं, सपोज जैसे अभी आपके सामने लिखा हुआ है, फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। फेरस अमोनियम सल्फेट FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट FAS का फॉर्मूला है। तो कहा गया कि जो डबल सॉल्ट होते हैं वो अपने पेरेंट कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट्स आयन हैं उनमें कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। जैसा कि देखेंगे आप, इसमें फेरस आयन बना, थोड़ा सा इसको आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है, मतलब ये आप मान के चलिए ये पॉजिटिव चार्ज है, Fe डाई पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, ये बीच का प्लस का साइन जैसे A और B टेंस टू C+D है। तो देखिए क्या क्या हुआ इसमें, जो फेरस अमोनियम सल्फेट है वो फेरस आयन में चला गया, Fe डाई पॉजिटिव आयन, डाई पॉजिटिव, ठीक है, प्लस NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन हो गया, प्लस सल्फेट आयन हो गया। तो पहला डिफ्रेंशिएट करने की बात अगर हम करेंगे डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारे डबल सॉल्ट होते हैं उनके कंपाउंड्स, पेरेंट कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट्स आयंस हैं, पेरेंट्स आयन हैं इंडिविजुअल आयंस में, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। लेकिन जरा देखेंगे कॉम्प्लेक्स में क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स ऑन आयोनाइजेशन डज नॉट प्रोड्यूस्ड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयंस। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में, पेरेंट्स आयंस में सेपरेट नहीं होते। जैसे कि आप देख रहे हो K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है और इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हम अगर कहेंगे तो फेरस आयन भी है, Cn नेगेटिव साइनाइड भी होगा, पोटेशियम आयन भी होगा। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हो ये पोटेशियम आयन K4 में कन्वर्ट हो गया, 4K पॉजिटिव आए और प्लस में FeCN टेट्रा नेगेटिव हुआ। आप जरा देखो इसको, FeCN टेट्रा नेगेटिव, जबकि डबल सॉल्ट जो थे वो अपने पेरेंट आयन जो हैं, इंडिविजुअल जो आयंस हैं उनमें वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं फेरस अमोनियम सल्फेट में फेरस आयन बन गया, अमोनियम आयन बन गया, सल्फेट आयन बन गया। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं हमारे,
वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते। आयोनाइज डज नॉट प्रोड्यूस्ड कंस्टिट्यूएंट्स आयंस, जबकि कहने को इसमें पोटेशियम आयन भी है, Fe डाई पॉजिटिव आयन भी है, Cn नेगेटिव आयन भी है, लेकिन इसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन बन गया FeCN6 टेट्रा नेगेटिव, ठीक है, और दूसरा बन गया अपना K पॉजिटिव। तो ये पहला डिफरेंस हुआ इन दोनों के बीच में डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, कि जो डबल सॉल्ट हैं वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स जो आयंस हैं उनमें सेपरेट हो जाते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते। इसके अलावा अब हम बात करने जा रहे हैं टर्म्ड यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनमें कुछ बेसिक टर्म होते हैं। देखिए अभी आपके लिए मान के चलिए एकदम नई चीज़ है, नई ब्रांच पढ़ रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है उस पर अभी हम डिस्कशन करना चाहेंगे। तो देखिए पहला जो टर्म आया आपके सामने आया कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो क्या है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज द चार्ज्ड रेडिकल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन टू विच ए फिक्स नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अटैच्ड। दैट मीन जैसे अभी आप इसमें देख पा रहे होगे, ये देखो एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, या अभी हम इससे पहले वाले में थे उसमें आपने देखा था FeCN का होल 6 और टेट्रा नेगेटिव, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट मीन जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है वो, और उसके अंदर मेटल आयन भी होगा और एक फिक्स नंबर में लिगेंड्स जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो इस पूरी स्पीसीज को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे ये दिख रहा है आपको CONH3 का होल 6 ट्राई पॉजिटिव, ये दिख रहा है PtCl4 डाई नेगेटिव, ये दिख रहा है NiCl2H2O का होल ट्वाइस। तो इट में भी नेगेटिवली चार्ज्ड हो सकती है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। तो क्या लिखा हुआ है ये फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे इसको। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज ए चार्ज्ड रेडिकल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। चार्ज्ड भी हो सकता है, जैसे ये देखो आप पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, वो ये न्यूट्रल है। सो चार्ज्ड रेडिकल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जिसमें कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन होगा, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट है, यहाँ पर प्लेटिनम है, यहाँ पर निकेल है, ठीक है। टू विच ए फिक्स नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकता है, मतलब जो लिगेंड होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं लिगेंड जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। हाँ, कोई ज़्यादा कोई कम होते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन हो सकते हैं तीनों तरीके के। तो फिलहाल इन्होंने कहा इट इज़ सोन विद इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। जैसा मैंने भी आपको बताया, एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा जो कि फिक्स नंबर में न्यूट्रल आइदर चार्ज्ड स्पीसीज, जिनको कि लिगेंड्स कहते हैं, उनके साथ में जुड़ा हुआ होगा। तो इस पूरे इस कोऑर्डिनेशन, इसको पूरे को कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। दैट मीन एक स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम या आयन, उनके साथ एक फिक्स नंबर में जुड़े हुए लिगेंड्स। अब वो लिगेंड्स न्यूट्रल या पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है। एटम कब कहेंगे? जब उसकी कोऑर्डिनेशन, जब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। और आयन कब कहेंगे? सेंट्रल मेटल आयन, जब उस पर चार्ज होगा। और जब मेटल आयन है तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि नेगेटिव चार्ज होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता मेटल पर। इसलिए जो सेंट्रल मेटल एटम या आयंस जिसको हम बोलते हैं, तो एटम तब बोलते हैं जब उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 हो। और सेंट्रल मेटल आयन कब कहते हैं? जब उस पर डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव एटसेट्रा कुछ भी रहे। ठीक है, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर मेटल होगा, साथ में लिगेंड होंगे, फिक्स नंबर में होंगे। चलिए बात करेंगे अगर हम अगले टर्म की, तो अब देखिए जो अभी मैं बता रहा था आपको, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, क्या लिखा हुआ है? द मेटल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अभी हमने देखा इस पे, जैसे ये देखो बना है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ, जिसमें कौन है? देखो कोबाल्ट है, इसमें कौन है? आयरन है, इसमें कौन है? निकेल है। अब आपको चार्ज, वो हम अभी आपको निकालना सिखा देंगे कि चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कि कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव होगा।
So the metal atom or ion in the coordination entity to which a fixed number of molecule or ions are attached in a fixed geometry is called central atom. कि द मेटल एटम और आयन होता है जो कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में होता है, जो कि फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आयन जिनको कि हम लिगेंड्स कहते हैं उनके साथ जुड़ा रहता है और जिसकी एक फिक्स ज्योमेट्री होती है. इट में बी स्क्वायर प्लेनर, इट में बी टेट्राहेड्रल, इट में बी ऑक्टाहेड्रल, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन जो है वो कोबाल्ट है, इसमें आयरन है, इसमें निकल है. अब रहा इनका चार्ज कैलकुलेट करना, तो अभी आप सीख जाओगे कि यहाँ पर कोबाल्ट में ट्राई पॉजिटिव क्यों है, अभी हम आपको बताएंगे ये. तो आप समझ गए दो चीज़ें अभी आपने जानी. एक तो आपने टर्म सीखा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और दूसरा टर्म आपने सीखा है वो सीखा है आपने सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ठीक है, तीसरे टर्म पर आ जाइए जिसको कि हम कहते हैं लिगेंड्स. तो बर्नर थ्योरी को पढ़ाते समय हमें ज़रूरत थी लिगेंड्स को जानने की, तो मैंने वहीं आपको एक्सप्लेन किया था. अभी फिर से इसको रिपीट कर दूं. ये न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल और आयंस दोज हैव द एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट में भी ये एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होना चाहिए. क्या लिखा हुआ है? द आयंस और मॉलिक्यूल्स विच आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड. दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. तो जैसा हमने आपसे कहा कि वो आयंस या मॉलिक्यूल जिनके, आप स्वाभाविक सी बात है, लिगेंड वही होगा जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. लिगेंड वही होगा जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. अब वो लिगेंड इट में भी न्यूट्रल हो सकता है, इट में भी चार्ज्ड हो सकता है. ठीक है, लेकिन कंडीशन यही है कि उसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. दैट मीन अगर हम आपसे कहें तो जो लुईस बेस होते हैं, जो लुईस बेस होते हैं वो लिगेंड होते हैं, क्योंकि जो लुईस बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं. तो देखिए एक बार फिर से क्या लिखा हुआ है? द आयंस और मॉलिक्यूल विच आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड्स. दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं जैसा कि इसमें बताया गया. ये NH3 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? लिगेंड को. और जो कोबाल्ट है वो हमारा सेंट्रल मेटल है जो कि आयनिक फॉर्म में, इसलिए इसको सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे. चलिए नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स है. तो लिगेंड का क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट बेस पर कर सकते हैं. तो जैसा कि पहले लिखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट्स ऑफ द लिगेंड्स दे आर क्लासिफाइड एज यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड. मतलब ऐसे लिगेंड जिनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उन्हें हम यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड कहेंगे. जिनके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें बाइडेंटेड या फिर डाइडेंटेड कहेंगे. और जिनके पास मोर देन टू, इट में भी ट्राई, दो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, छः हो, तो उनको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग उन्हें पॉलीडेंटेड कहेंगे. तो डोनेटिंग टेंडेंसी के बेस पर, बॉन्डिंग साइट्स के बेस पर हमने लिगेंड्स को क्लासिफाइड कर लिया मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड. अच्छा, चार्ज के बेस पर अब क्लासिफाइड करें, अगर चार्ज के बेस पर करेंगे तो न्यूट्रल लिगेंड होंगे जिन पर कोई चार्ज नहीं हो, लाइक दैट CO है, NO है, H2O है, NH3 है. ठीक है, पिरिडीन है, PY C5H5N पिरिडीन. ठीक है, इसके बाद एनायोनिक लिगेंड हो गया. एनायोनिक लिगेंड में जिन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, साइनाइड है, आप तमाम तरीके से जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो लिगेंड हो सकते हैं. ठीक है, और तीसरा कैटायनिक लिगेंड. चूँकि कैटायनिक लिगेंड बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी होते हैं. तो जो कैटायनिक लिगेंड है एक वो भी हो सकते हैं. तो इस तरीके से एक तो बॉन्डिंग साइट के बेस पर आपने देखा, तो ये तीन तरीके का हो गया, यूनी या मोनोडेंटेड, बाई या डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड. पॉलीडेंटेड में ट्राइडेंटेड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये सब आ जाएंगे. और चार्ज के बेस पर अगर आपने देखा
तो ये 3 तरीके का हो गया, न्यूट्रल लिगेंड, एनायोनिक लिगेंड और कैटायोनिक लिगेंड। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड में। देखिए, लिगेंड्स दैट कैन डोनेट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड किसे कहेंगे? दोज डोनेट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये न्यूट्रल COH2O NH3, एनायनिक Cl नेगेटिव Br नेगेटिव, कोई भी जो जिनके पास वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए होगा, सो उनको हम बोलेंगे यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड। अब देखिए, एक अलग सी बात आप यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। एक टर्म आपके सामने आ गया, अभी आ गया, एम्बीडेंटेड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? तो क्या लिखा हुआ है? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर द यूनिडेंटेड लिगेंड विच हैव two different ligending atoms but use only one at a time. That mean ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर स्पीसीज होती हैं। एक से ज़्यादा एटम एक ही लिगेंड के अंदर ऐसे होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन किसी एक समय पर उनमें से कोई एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा। जैसे हमारी पॉकेट में रेड और ब्लू दो तरीके के पेन लगे हुए हैं, लेकिन हैं तो हमारे पास दो पेन, लेकिन हम एक समय में किसी एक व्यक्ति को एक ही पेन देंगे, या तो उसे अपना ब्लू पेन देंगे या फिर उसे रेड पेन देंगे। समझ रहे हो ना? तो एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसे होते हैं जिनमें मोर देन वन डोनेटिंग एटम्स रहते हैं, जिनमें ऐसे एटम रहते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी यहीं देख लो आप, इसी में चलो ये एग्जाम्पल से ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट कर रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट कर रहा है। तो नाइट्रो के केस में अगर हम NO2 की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक समय में एक ही कोई देगा, तो ऐसे लिगेंड को एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। एक बार फिर से देखो डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट बात है। Ambidentate ligands are the unidentate ligand which have two different ligending atoms but use only one at a time। लिखा हुआ है डोनर एटम इन नाइट्रोजन, इसमें लिखा है डोनर एटम इज ऑक्सीजन, इसमें लिखा है डोनर एटम इज नाइट्रोजन, इसमें लिखा है डोनर एटम सल्फर। ठीक है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रो, नाइट्राइटो। तो अभी हम देखेंगे नेमिंग भी चेंज हो जाती है। फिलहाल उम्मीद है कि आप ये समझे होंगे कि सर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, फिर आप हो सकता है डाउट हो आपके, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूनिडेंटेड और एम्बीडेंटेड। तो अगर हम कहें तो यूनिडेंटेड वो है जिसकी पॉकेट में या तो ब्लू कलर का पेन है या रेड कलर का पेन है, एक ही पेन है और वो डोनेट कर रहा है। और एम्बीडेंटेड वो है जिसकी पॉकेट में मोर देन वन पेन है, लेकिन एक समय में एक ही पेन डोनेट कर रहा है। और बाइडेंटेड वो है जिसकी पॉकेट में दो पेन है, वो दोनों डोनेट कर रहा है। और पॉलीडेंटेड वो है जिसकी पॉकेट में दो से ज़्यादा पेन है, वो सारे डोनेट कर रहा है। समझ गए ना? चलिए बात करेंगे, अगला टॉपिक आ गया टाइप्स ऑफ लिगेंड में डाइडेंटेड चल रहा है। तो जो डाइडेंटेड या बाइडेंटेड है तो क्या लिखा है? आर द लिगेंड्स, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड्स आर द लिगेंड विच कैन बी बॉन्डेड टू द सेम सेंट्रल मेटल साइमल्टेनियसली थ्रू टू एटम्स। तो देखिए, जैसे ये हमारा इथिलीन डाइएमीन है, NH2CO NH2, इथिलीन डाइएमीन NH2CO NH2, जिसको कि शॉर्ट में EN से रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉरी, EN, इथिलीन डाइएमीन, जिसको शॉर्ट में EN से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए, ये अभी हमारा NH2 के नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और दूसरे NH2 के भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर M4 मेटल को डोनेट करेंगे। ठीक है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। एक बार फिर से देखो क्या लिखा है, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड्स आर द लिगेंड्स विच कैन बी बॉन्डेड टू द सेम सेंट्रल मेटल साइमल्टेनियसली थ्रू टू एटम, दो एटम के साथ एक ही साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे ऑक्सलेट भी है, ऑक्सलेटो नाम हो जाता है उसका। तो इसमें भी देखिए इस तरीके से ये हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल को। एक नया टर्म आपके पास आ गया, कीलेट लिगेंड। इसको भी आप, कीलेटिंग क्या होता है ये अब अगर हम आपको अपने तरीके से बताना चाहें तो ये कीलेटिंग का मतलब होता है ऐसे कॉम्प्लेक्स, या कीलेट जो वर्ड है वो क्लॉ से बना हुआ, जिसका वर्ड मीन होता है केकड़े का पंजा।
जैसे कि हम जानते हैं केकड़े का पंजा किसी भी चीज़ को कैसे, केकड़ा जो हो वो किस तरीके से हमारा ग्रिप करता है किसी चीज़ को, ऐसे ही क्या होता है जब पॉलीडेंटेड लिगेंड, जब ध्यान से सुनिएगा, जब पॉलीडेंटेड लिगेंड किसी कॉम्प्लेक्स को, किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं, ठीक है, मतलब सच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल एटम और आयंस आर बॉन्डेड टूवर्ड्स द पॉलीडेंटेड लिगेंड। क्या लिखा हुआ है इसमें देखेंगे, कीलेट ligands are the ligands which are simultaneously attached to the same metal through two or more donor atoms forming one or more ring। बात समझना कि क्या होगा, दो या उससे अधिक जो है उनके साथ में हमारा जुड़े हुए होंगे इस तरीके से, ठीक है, और जब जुड़ जाएंगे तो जा करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे लिगेंड्स को हम लोग बोलेंगे क्या, कीलेट लिगेंड। तो कीलेट लिगेंड्स आर द लिगेंड्स विच आर साइमल्टेनियसली अटैच्ड टू द सेम मेटल थ्रू टू और मोर डोनर एटम्स फॉर्मिंग वन और मोर रिंग्स, ठीक है, वन और मोर रिंग्स का इस तरीके से फॉर्मेशन वो कर लेते हैं। अभी बात करेंगे हम इसमें पॉलीडेंटेड लिगेंड। अभी डेफिनेशन में हमने आपको बताया लिगेंड्स क्या होंगे कि जो मोर दो से ज़्यादा डोनेटिंग स्पीसीज जिनके पास हो, ट्राइडेंटेड जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी हो, पॉलीडेंटेड में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। तो ये हम जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब भी ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। द नंबर ऑफ लिगेंडिंग ग्रुप अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम्स गिव डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। जैसे इसमें देखो हेक्साडेंटेड हो गया जी, हेक्साडेंटेड हो गया, 6 तरीके से हमारे जा करके ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ेंगे, ये हेक्साडेंटेड हो गया EDTA। देखो लिखा है इट हैज 6 डोनर एटम, 4 ऑक्सीजन, ये 1 2 3 4 एंड 2 नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन एक ये नाइट्रोजन, तो ये हेक्साडेंटेड हो गया। तो इस तरीके से ना पॉलीडेंटेड में लेंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, जैसा कि हम आपको पहले भी डिफाइन कर चुके कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ में जितने मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंडिंग एटम बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम और आयन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इसमें देखो कोबाल्ट के साथ 6 NH3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई, निकल के साथ 4 CN है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, EN के साथ 3, इस अब जरा ध्यान से देखना, अब आप कहोगे EN3 है लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों हो गया यहाँ पर, तो देखिए एक्चुअल में ये बाइडेंटेड लिगेंड है, जो EN है वो कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड है। तो एक ही जो लिगेंड है वो दो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, दो दो बॉन्डेड साइड होती है उसमें, ठीक है। तो द टोटल, जरा ध्यान से सुनिए डेफिनेशन क्या लिखी है, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंडिंग एटम्स बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम और आयन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ में जितने भी मोनोडेंटेड लिगेंड जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो बस वो उसका कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 4 और 6 ही होती है, लेकिन होती तो 2 से लेकर 12 तक वैल्यू हो सकती है इसकी। हमने फर्स्ट यूनिट में द सॉलिड स्टेट में भी ये टर्म पढ़ा था। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमारा लिखा हुआ है, इसमें बात करेंगे हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की बात करेंगे। तो पॉलीहेड्रॉन जो रहेगा द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल एटम और आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। दैट मीन किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में मेटल एटम या आयन को कैसे, किस शेप में, किस ज्योमेट्री में जो हमारे लिगेंड्स हैं वो सराउंडिंगली कवर्ड कर रहे हैं। लिखा है इट में भी टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल। तो ये डिफरेंट तरीके की पॉलीहेड्रॉन इसमें हो सकती है, ज्योमेट्री हो सकती है। ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम या आयन की होती है। जैसे इसमें इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव है, इसमें Fe ट्राई पॉजिटिव है, इसमें निकल डाई पॉजिटिव है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन रहता है उस पर क्या चार्ज रहता है, ठीक है, जो चार्ज रहता है वो उसका, जो उस पर चार्ज रहता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। लिखा है इट इज डिफाइंड एज द चार्ज कैरिड बाय द मेटल एटम और आयन इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड विथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स। सीधी सी बात है, हम आपको सिंपल वे में बताएं अगर आपको कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है,
इसमें जो कोबाल्ट है उसका जो उस पर जो चार्ज होगा, हम आपको अगर यहाँ समझाने की बहुत सरल सी बात है, लेकिन हम चाहेंगे चलो अभी यहीं बताएं। अगर सपोज दैट इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक्स है, जैसे हम लोग 11th में निकालते थे, सपोज दैट इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ठीक है, जो कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक्स है, और जो सॉरी एक्स है, और इसका जो NH3 है वो NH3 कैसा न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड है तो जीरो आएगा, और इस पर चार्ज क्या कैरी किया गया है ऊपर +3, तो x + 0 = +3, दैट मीन। तो देखेंगे जैसे कि अभी आपने देखा इसमें, तो अभी देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ x + 0 = +3, तो दैट मीन x = क्या हो जाएगा हमारा +3 हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आपने क्या सीखा जो अभी तक क्लास हुई है उसमें। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बर्नर थ्योरी, के पोस्टुलेट बताओ, डिफ्रेंशिएट करो प्राइमरी और सेकेंडरी लिंकेज क्या होती है, और ये जो टर्म है इनको डिफाइन करिए। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करिएगा और अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे, उम्मीद है। फ्यूचर आपका है, हार्ड वर्क आपको करना है, हम शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, अच्छा कर पाओगे। अगर आप रिलैक्स मोड में होगे तो वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, समय आने पर आपको फेस करना पड़ेगा। हो सकता है एग्ज़ाम मार्च में हो, अप्रैल में हो, फरवरी में हो, मई में हो, लेकिन फेस तो करना ही पड़ेगा। और 12th है, बोर्ड है, आप बेहतर समझते होंगे, समझदार हैं। अपना ध्यान रखिए, शासन के नियमों का पालन करिए, अपने परिवार के लोगों को समझाइए कोविड-19 से कैसे बचा जाए। अब आप सब वाकिफ़ हैं इससे। बेस्ट ऑफ लक।